अब हम अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं सर। ये हमारी प्रेरणा के लिए भी होता है। ये हमारे नो योर विद्वान सेगमेंट का है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। देखो, जब तक परिचय में नहीं आई बात, तब तक तो क्या कहें उसके संबंध में। अ, परिचय में आने पर ही टर्निंग पॉइंट होता है जीवन में। टर्निंग पॉइंट ऐसे नहीं होता है किसी का देहांत हो गया इससे विरक्त हो गया, कोई जीवन में दुर्घटना घटित हो गई इससे विरक्त हो गया, ये सब विरक्तियां थोती विरक्तियां हैं। सच्ची विरक्ति है जब वस्तु स्वरूप परिचय में आता है और युक्ति की कसौटी पे खरा उतरता है, तब विरक्ति होती है। विरक्ति का मतलब उदास नहीं, दुखी होना नहीं। विरक्ति का मतलब राग छूटना, और बिना वस्तु स्वरूप के परिचय के नहीं होती। अब मेरे जीवन का अगर मैं कहूँ, तो पोरसा में मेरा अध्ययन हुआ है स्कूल तक। और कोई ऐसा, हाँ, माता पिता, ननिहाल, सब दादा दादी तो बहुत, मैं छोटा था तभी गुजर गए थे, तो उनका जीवन में मंदिर जाना ये तो था, लेकिन तात्विक कैसा था ये मुझे ज्ञान नहीं है। मेरी माता जी बहुत भद्र परिणामी है। और बहुत माने उनका 4-5 घंटे अभी भी वो रहती हैं स्वाध्याय में। मेरी नानी है, नानी अभी तो नहीं है, 101 साल की होकर के वो गुजर गई 2022 22 में, 23 में जनवरी में उनका देहावसान हो गया। वो बहुत पक्की तत्वाभ्यासी जिसको कहना चाहिए, बहुत अनुशासन वाला उनका जीवन रहा। जब मैं 5 साल महाविद्यालय में पढ़ा हूँ, उस समय वो वहां रहीं। हालांकि इसलिए नहीं रही कि मैं वहां नहीं रहना चाहता था, उनकी रुचि थी, वो पहले भी जाती थी, उस समय भी वो रही, बाद में भी आती थी स्वाध्याय। और 5-6 घंटे उनको स्वाध्याय करना, तो ये लोग हैं जिनसे मैं प्रेरित रहा। लेकिन 10वीं तक मैं कोई ऐसा, मुझे कुछ आता नहीं था जैन धर्म में। मैं एक खाली घटना सुनाऊंगा तो उससे आपको पूरा पता चल जाएगा आगे पीछे का, कि जब घर पे मैं थोड़ा अनरूली था, काम करता था सब, लेकिन मन मौजी था, माने सुनना नहीं किसी की। कोई मुझे अपने हिसाब से नहीं चला सकता है, अपने हिसाब से ही चलता था मैं। खराब नहीं चलता था, अच्छा ही चलता था। लेकिन लगता था सबको कि भाई ये तो पढ़ेगा नहीं, ये तो कुछ नहीं करेगा, इसको भेज दो कहीं कुछ हो जाए। और गांव में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, माता पिता की, आजीविका संबंधी भी, भविष्य संबंधी भी, बिगड़ने संबंधी भी। और चंबल का एरिया है तो थोड़ा ऐसा ही है वो। तो मेरे मामा जी जयपुर से शास्त्री कर कर चुके थे उस समय। तो उनको मम्मी ने कहा कि इसको भी आप जयपुर भर्ती करा दो। तो लगभग 10th में पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, पहले यही लटका हुआ था मामला, कि उत्तीर्ण होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उसके पहले 8वीं में एक बार मैं सप्लीमेंट्री आ चुका था। हालांकि सप्लीमेंट्री इसलिए नहीं आया था कि मैंने पेपर खराब किया था, उसका कारण कुछ और था। मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और मैथमेटिक्स का पेपर था, तो मम्मी ने 2 रुपए दिए थे कि जूस पी लेना रास्ते में, फिर जाना पेपर देने के लिए। तो रास्ते में जूस की दुकान और कॉमिक्स की दुकान आजू बाजू में थी। तो मैंने वहां से 4 कॉमिक्स ली, 50 पैसे की कॉमिक्स आती है, और गया। तो लगभग 20 मिनट पहले पहुंच गया मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। हमने सोचा अभी टाइम है एग्जाम में, तब तक पढ़ डालते हैं। तो हम चारों कॉमिक्स बैठ करके पढ़े पढ़े तब तक लगभग पौना घंटा जैसा, 40-45 मिनट निकल गया। तो एग्जामिनर ने अंदर नहीं घुसने दिया एग्जामिनेशन हॉल में, तो बैठे रहे बाहर। उसके बाद घर चले आए चुपचाप। जब रिजल्ट आया 8th का, तो सप्लीमेंट्री आई मैथमेटिक्स में। तो सब बहुत दुखी थे। मैं नहीं था, मैंने कहा कि क्या है, सप्लीमेंट्री आई है ना, वो तो दोबारा दोबारा चांस मिलेगा पेपर देने का, दे देंगे, हो जाएंगे पास। तो पेपर दे दिया, पास हो गए। लेकिन उसने बड़ा घर कर दिया सबके मन में कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। सप्लीमेंट्री माने, इट्स वेरी शॉकिंग। आजकल तो शायद आते नहीं है कोई, दुर्लभ लोग हैं। नहीं मिलेंगे आपको। तो 10वीं तक मैं, मेरी आदत, पढ़ना मेरी ऐसी आदत थी कि मुझे किताब दे दो और मैं किताब शुरू से एंड तक पढ़ डालता था। मेरी नानी उत्तर प्रदेश में रहती थी, जालौन जिले में, वहां पे जाता था तो मैं उत्तर प्रदेश के सिलेबस की, बोर्ड की किताबें पढ़ डालता था। मुझे जो आता था मैं पढ़ डालता था बस। लेकिन मन मर्जी से किताबें लिखना, कॉपी बनाना, स्कूल जाना, ये सब मुझे पसंद नहीं था, तो मैं नहीं गया। मैं शायद ऐसा होऊंगा कि मैं, जो स्कूलिंग बहुत कम मेरी हुई है, गया नहीं हूँ प्रेजेंस वाइज।
कॉलेज स्कूलिंग में बहुत कम गया हूँ। आप इससे प्रेरणा मत लेना ना, अपने बच्चों को प्रेरणा देना इसकी। जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए था। तो 10th लटका हुआ था कि ये पास होगा कि नहीं होगा, तब तक तो किसी के दिमाग में आया नहीं। जुलाई में रिजल्ट आया तो मैं लगभग उस समय गांव में फर्स्ट डिवीजन आना बहुत बड़ी उपलब्धि समझी जाती थी। सेकंड डिवीजन में भी दो भाग थे, गुड सेकंड डिवीजन और सेकंड डिवीजन। 55 से ऊपर में भी गुड शब्द लग जाता था। तो मैंने 67% से मैं पास हुआ, मोहल्ले में सबसे ज्यादा अंकों से। तो सबको लगा कि अरे कुछ अच्छा है, इसको कहीं भेज दो, अब यहाँ रहेगा तो छूट जाएगा। तो मामा जी ने कहा कि ठीक है, तुमको जयपुर ले चलते हैं, लेकिन वहाँ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए वहाँ बड़े दादा या शांति जी इंटरव्यू लेंगे, तो तैयारी कर लो थोड़ी सी। मैंने कहा करा दीजिए तैयारी। तो बोले अच्छा जैन धर्म में क्या क्या आता है। तो मैं ऐसा कोई पाठशाला में भी नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा नमोकार मंत्र आता है, सुना दिया उनको। बोलते इसका अर्थ बताओ। तो मैंने अर्थ नहीं आता मुझे। तो उन्होंने अर्थ बताया मुझे, तो मैंने कहा ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। फिर बोले, चत्तारी मंगल पाठ आता है। तो मैंने नहीं आता है, मैंने तो पहली बार सुना था चत्तारी मंगल पाठ शब्द। हालांकि मंदिर में पूजाएं चलती थी, बैठते थे, सुनते होंगे वैसे, लेकिन कि हाँ ये कुछ होता है ऐसा। तो उन्होंने चत्तारी मंगल पाठ सुनाया, मुझसे बोलने के लिए कहा, मैंने दोहराया। फिर उन्होंने अर्थ बताया उसका, कि मंगल चार होते हैं। तो बस मैं यहीं अटक गया, मैंने कहा मंगल चार नहीं हो सकते, किसी कीमत पे नहीं हो सकते। क्योंकि मंगल शब्द मैं कहाँ एसोसिएट करता था, मेरे घर के सामने मंगल मिष्ठान भंडार था, वो जो दुकान पे बैठता था ना, वो मंगल था। तो जब वो बोले मंगल चार होते, तो मैंने समझा किसी का नाम मंगल होगा। तो मैंने कहा आप एक बार बताओ मामा जी, आप चार लोगों के नाम मंगल रख दोगे तो पहचानेंगे कैसे कौन कौन है? अलग अलग नाम रखो सबके। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, बोले तो मतलब इतना भी उन्होंने बहुत परेशान से, 4-5 दिन का सिलेबस ये मैं बता रहा हूँ आपको बहुत शॉर्ट में। तो बोले तुम तो रहने दो, तुमसे तर्क में नहीं जीत सकते। फिर भी वो 23 जुलाई 1993 को जयपुर पहुंचा। जयपुर में बड़े दादा ने बिठाया और पूछा परसेंटेज वगैरह क्या कैसी है। मुरैना के हो, उनको थोड़ा आत्मीयता हुई क्योंकि उन्होंने मुरैना विद्यालय से पढ़ाई की थी। तो ऐसा इंटरव्यू हुआ नहीं जिससे मैं डर रहा था कि धर्म के बारे में कुछ पूछेंगे। और मुझे जान करके बहुत खुशी होती है, छोटे दादा ये कहते थे कि मेरी भावना ये है कि महाविद्यालय में कोई भी व्यक्ति आए, उसको हमें लौटाना नहीं। ये 100 आए, हमने 50 रख लिए, 50 लौटे, बोले मुझे बहुत पीड़ा होती है इससे। मुझे लगता है इस जगत में कोई भी जीव तत्व ज्ञान से वंचित हो, ये सबसे बड़ा हमारे लिए दुख का विषय है। उनका संघर्ष इसीलिए रहता था हमेशा कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ाओ बस, क्योंकि हमको ना बोलना पड़ता है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था बढ़ाओ। आप ये कट ऑफ मत लगाओ, क्योंकि हर व्यक्ति तत्व ज्ञान अर्जित करने का पात्र है, ये दादा की भावना। तो वो इंटरव्यू तो खाली समझ लो ऐसे ही था, किसी को ना बोलना ही नहीं। 100 आए तो 100 को एडमिशन देना, 500 आए तो 500 को देना है। अगर उनकी भावना से पूछो, उनके चित्त से पूछो, तो कहे 5 लाख भी आए तो हमको 5 लाख को एडमिशन देना चाहिए, एक भी व्यक्ति तत्व ज्ञान से वंचित ना हो। और उनको टिकाए रखना वहां पे। बच्चे बदमाशी भी करें, ऊधमबाजी भी करें, कॉलेज के बच्चे के ऐसे नहीं रहते, आसानी से शांति से नहीं रहते हैं। कितना उन्होंने उनको अ, प्रेम से, और कितना बहुत घटनाएं हैं, आप बैठोगे ना तो एक आध साल अपना ये सीरीज चल सकती है उसमें। खैर उसको विराम देते हैं। तो मेरा इतना नॉलेज था खाली, मेरा बेसिक्स इतना था जब मैं महाविद्यालय में गया था। लेकिन पहला प्रवचन मैंने छोटे दादा का सुना था, जब छोटे दादा शायद लौटे थे, उसी के 1-2 दिन आगे पीछे विदेश से लौटे थे। और सुबह की सभा में प्रवचन सार और शाम की सभा में समय सार चल रहा था। दोपहर में 2-2:30 बजे लौटे थे, और शाम को दादा का 8:30 बजे प्रवचन था। कर्ता कर्म अधिकार उस दिन शुरू हुआ था। 69वीं गाथा। जावण वेदी विशेषंतरम आदासवाण दोण्णम पी अण्णानी तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवे कोहादिषु वट्टन तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदी जीव सेवम बंधो भणिदो सव्वदर्शी। ये दो गाथाएं मेरे दिमाग में तब से गूंजती हैं कि ये जीव जब तक भेद विज्ञान नहीं करता, आत्मा और आश्रव के भेद को नहीं जानता है, तब तक अज्ञानी है। और जब तक अज्ञानी है तब तक क्रोधादि रूप परिणमित होता है। और जब तक क्रोधादि रूप परिणमित होता है तब तक इसको कर्म का बंधन होता है। इस प्रकार जीव के बंधन की कथा है।
समझ में कितना आया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इस विषय ने मुझे बहुत आकर्षित किया। एक बात समझ में आई कि सुखी होना है और दुख को दूर करना है। उसके पहले नहीं पता था सुखी होना है। उसके पहले लगता था, इस विचार ही नहीं थे। तो मैंने, मेरा अगर मैं देखता हूं तो ऐसा कोई पिन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट तो मुझे दिखाई नहीं देता है। जितना जितना परिचय में आता गया, उतना उतना और अच्छा लगता गया। और वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, पूरी नहीं हुई है। अभी भी शास्त्र पढ़ते हैं, आगम को खोल के देखते हैं। जैसे केवल ज्ञान की मैंने बात कही ना, कि केवल ज्ञान में ज्ञेयाकार बनता है, तो उसका निमित्त भूत ज्ञेय भी होना चाहिए। ये बात अभी माने, वैसे तो पता है क्रमबद्ध पर्याय की, लेकिन इतना सूक्ष्मता से आचार्यों ने कहा है। आज भी पढ़ते हैं, लगभग 8-10 दिन पहले किसी ने बताया, अभी 37वीं गाथा के आसपास का विषय है ज्ञानाधिकार का, किसी ने कमेंट किया था, उसमें डाला था अभी चैट में। अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, यही करने योग्य कार्य है। अगर कुछ पढ़ने योग्य है तो यही पढ़ने योग्य है, कुछ विचार करने योग्य है तो यही विचार करने योग्य है। अगर जीवन का एक एक पल कहीं लगाने योग्य है, तो इसी जिनवाणी के अध्ययन स्वाध्याय में लगाने योग्य है। क्योंकि बुद्धि पूर्वक तो यही कर सकते हैं। अबुद्धि पूर्वक जो होना है वो अपने हाथ में नहीं। अबुद्धि पूर्वक तो अपने आप ही, उसका नाम ही अबुद्धि पूर्वक है। वहां क्यों दिमाग लगाना। हम ऐसे बैठे हैं, आत्मा 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 ऐसा विचार करें, ऐसा कोई नहीं होता सम्यक दर्शन। आसन लगाने से, ध्यान लगाने से, सर के बल बैठने से एक नहीं है। ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए जितना जितना तत्व परिचय होता जाता है, जीव उतना उतना समझ लो विरक्त होता जाता है। अब मिथ्या दृष्टि भी विरक्त होता है, ऐसा नहीं। उसका भी भेद विज्ञान तो जागृत होता ही है। भले ही भेद विज्ञान शास्त्रानुसारी हो, भेद विज्ञान अपना मौलिक ना हो। ज्ञानी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव में कितना अंतर है। ज्ञानी जीव का भेद विज्ञान मौलिक है, उसका अपना है, अपनी कमाई है। लेकिन अपनी अपनी कमाई जब तक शुरू नहीं हुई है, तब तक पिताजी की कमाई से जीवन चलाते कि नहीं चलाते हैं। तो जब तक वो भेद विज्ञान शास्त्रानुसारी तो चलता ही है, अज्ञान अवस्था में, तो वो तो चलाएं। सड़क पे तो नहीं उतर जाएं, हम चोरी डकैती तो नहीं करने लगे कि हम नहीं कमाते। तो तब तक पिता के मार्ग पे चलो। और पिता के मार्ग पे चलते चलते जिस दिन स्वानुभव हो जाएगा, तो अपना मौलिक भेद विज्ञान हो जाएगा। तो मौलिक भेद विज्ञान अबुद्धि पूर्वक होता है ज्ञानी जीवों को, और निरंतर चलता रहता है। और मौलिक भेद विज्ञान की वृद्धि भी शास्त्रानुसारी शास्त्र अभ्यास से ही करते हैं। एयक गदो समणो एयक गम निश्चित अर्थेषु निश्चिती आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। अरे ज्ञानियों को भी आगम के अभ्यास सर्वोत्कृष्ट चेष्टा का, ये विकल्पात्मक भूमिका में ज्ञानियों के लिए भी सर्वोत्कृष्ट कोई कार्य है तो शास्त्र अभ्यास है, आगम का अभ्यास है। तो यही है। अब कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास में। अब मुझे तो ये भी नहीं पता है कि जमीकंद कब छूटे, रात्रि भोजन कब छूटा, क्या क्या कब छूटा, मुझे उसकी डेट याद नहीं है। क्योंकि जब चीजें सामने आई तो लगा कि ये करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता इसमें। चलिए, बहुत है उत्तर तो। जी। जी सर।